नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बातें जीएसके में। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो भारत की सुरक्षा, पर्यावरण और रणनीति तीनों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहे हैं एक ऐसा डैम जिससे चाइना को फायदा ज्यादा होगा और अन्य देशों जैसे कि भारत और बांग्लादेश को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये सिर्फ पानी रोकने का सवाल नहीं है। डैम बनाने का मतलब है कि पानी रोकना ही नहीं है, बल्कि ये भारत चीन संबंधों, नॉर्थ ईस्ट की पारिस्थितिक और भविष्य की जल राजनीतिक में एक बड़ा संकट उत्पन्न कर सकता है। आइए इस पूरे मुद्दे को इतिहास से लेकर वर्तमान हालत और आने वाले संभावित खतरों तक विस्तार से चर्चा करते हैं। यहाँ पे में ट्वीट किया गया था कि यारलुंग सांगपो पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हो गया है। इसमें लगभग 300 बिलियन किलोवाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाएगा। हाइड्रो इलेक्ट्रिक का मतलब है कि पानी से टरबाइन को घुमा के यहाँ से इलेक्ट्रिक पैदा किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा है जो चाइना के लिए होगा और ये लो कार्बन एनर्जी ट्रांजिशन होगा, यानी इससे किसी भी प्रकार की कार्बन उत्सर्जित नहीं होगा। इससे बिजली उत्पन्न होने में आसानी हो सकती है। इसी तरह से बात किया जाए तो दैनिक भास्कर ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर डैम बनाना शुरू कर दिया है। इसमें बताया जा रहा है कि इंडियन बॉर्डर के पास यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा बांध होगा। एक प्रकार से वाटर पंप के रूप में भी कंसीडर किया जा रहा है। चाइना इसे एक वाटर वेपन की तरह यूज कर सकता है। बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का परिचय। ब्रह्मपुत्र भारत, चीन और बांग्लादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। इसका जो उद्गम है वो तिब्बत के मानसरोवर के पास एक चमयांगडोंग ग्लेशियर से होता है, जहां इसे यारलुंग सांगपो कहा जाता है। देखो, इसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम है। जिस तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, वहीं भारत में आकर इनका नाम चेंज हो जाता है, बांग्लादेश में जाके इनका नाम चेंज हो जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे जाना जाता है और फिर ये जब बांग्लादेश में जाती हैं तो जमुना नदी के रूप में जाना जाता है। और ये जब मिल जाती हैं उधर से तो फिर इसे मेघना कहते हैं। ये नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और असम के होते हुए बांग्लादेश चले जाती हैं। भारत के लिए एक लाइफ लाइन माने जाती हैं, खासकर असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे नदी एक हिसाब से बाढ़ के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। जब पानी ज्यादा आ जाता है, कृषि के लिए, बिजली के लिए और जैव विविधता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस पे अगर कोई देश आके डैम बनाता है तो उससे बाढ़ का खतरा रहेगा, और दूसरी ओर अगर पानी ना मिला तो फिर सूखी स्थिति रहेगी। ऐसे में ये सब जैव विविधता भी प्रभावित होगी। बात करते हैं इसे एक चित्र के माध्यम से। देखो, यहाँ पे जो तिब्बत है, ये वाला जो भाग है वो चाइना का है, और इसे ये जो ब्रह्मपुत्र हमारे यहाँ बोलते हैं रिवर, इसको तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश से, देखो ये कहाँ पे है, हिमालय पे है, और हिमालय पर टेढ़ी मेढ़ी होते हुए ये कहाँ पे प्रवेश करती हैं, ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी इंडिया में प्रवेश करती है, तो इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। और जब ये फिर से यहाँ पे एक देखो, यहाँ ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जमुना नदी, और इधर से जो गंगा नदी है भारत में, और यही बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी बन जाती है। और ये जहां दोनों मिलती हैं, यहाँ से देखा जाए जमुना नदी और यहाँ से देखा जाए पद्मा नदी, ये दोनों मिलती हैं, उस क्षेत्र को मेघना कहते हैं। और मेघना में गिर कर ये डेल्टा ये बंगाल के खाड़ी में गिर जाती हैं। एक और चित्र के माध्यम से समझते हैं इसको कि ये चाइना है। चाइना ऑलरेडी इस जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी इसको यांगलोंग सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, वहां पर तीन डैम इनका ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए असम होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ आती है, ये बांग्लादेश में आके प्रवेश करती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब बात करते हैं चीन का डैम प्लान क्या है। चीन ने सुपर डैम प्रोजेक्ट की घोषणा कर चुकी है, जो मेडोंग कौंडी तिब्बत में यारलुंग सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र पर बनाया जा रहा है।
ये जो डैम है दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से ज्यादा मात्रा में पानी को बहाव किया जाएगा और उससे टरबाइन घूमेगी और टरबाइन घूमने से इलेक्ट्रिक पैदा होगी। तो इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। इसकी जो क्षमता है वो 60 गीगावाट से ज्यादा बताई जा रही है। टिहरी डैम से 3 गुना इसका अधिक क्षमता है। 1000 मेगावाट टिहरी डैम का क्षमता है। और ये टिहरी डैम कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में कहाँ पे है? ये भागीरथी नदी पे डैम बना हुआ है। इसका भी मेन उद्देश्य होता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना। जो ये है चीन के जो डैम प्लान है उसमें ये 14वीं पंचवर्षीय जो वहां की योजना चल रही है 2021 और 2025 में शामिल किया गया है। चीन पहले ही ब्रह्मपुत्र की जो अन्य सहायक नदी है उनमें 11 छोटे बड़े डैम बना चुका है। ये वाला जो बात कर रहे थे मेडांग प्रोजेक्ट का, देखो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे इस पे क्या है डैम बना हुआ है। जैसे चांगमू डैम ये अलग अलग बना हुआ है। इसी तरह से 11 डैम यहाँ पे बना हुआ है। और जब ये यहाँ पे जस्ट अरुणाचल प्रदेश से इसके जस्ट ऊपर में ये बना रहा है मेडांग प्रोजेक्ट के नाम से इसे जाना जाएगा। यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पन्न किया जाएगा। और ये इसके बाद यहाँ पे आते आते ये कहाँ जाती है? अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम होते हुए ये बांग्लादेश पहुंच जाती है। अब बात करते हैं भारत को चिंता क्यों है इससे। ब्रह्मपुत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है भारत में बहता है। यानी लगभग 60% ये कहाँ पे बहता? भारत में बहता है। 30 से जो 35% है वो कहाँ पे बहता है? ये तिब्बत में बहता है। और इतना बड़ा हिस्सा भारत में बहता है तो इसका जो जल स्रोत है वो कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है, चीन के अंदर में है। अगर चीन इस डैम से अगर पानी रोकता है या फिर कहीं मोड़ देता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट को भारी जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये अचानक छोड़ देता है तो बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। पानी पर नियंत्रण यानी जल को हथियार यानी एज अ वेपन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए इसे वाटर बम के नाम से भी जाना जा रहा है। इससे भारत की कृषि, जैव विविधता और लाखों लोगों की आजीविका पर असर पड़ने वाला है। चीन से पारदर्शिता नहीं होने के कारण डर और अनिश्चितता रहेगी, क्योंकि कभी ये सूखा हो जाएगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी में अगर पानी नहीं छोड़ा गया तो फिर ये सूखा हो जाएगी और अचानक अगर छोड़ दिया जाए तो आसपास के क्षेत्रों में क्या हो जाएगी? बाढ़ आ जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता के रूप में कंसीडर किया जा रहा है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह से पाकिस्तान के लिए हमने सिंधु नदी पर डैम बना के उनको पानी देने से रोका है, उसी तरह से चाइना का प्लानिंग है कि भारत की तरह भी चाइना अपने यहाँ ऊपर में डैम बना के, तिब्बत में डैम बना के वहां से आने वाली जो पानी है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अब बात करते हैं इतिहास। चीन की जल नीति और डैम नीति क्या है? इसका बात किया जाए तो चीन ने कभी भी ट्रांस बाउंड्री रिवर ट्रीटी अभी तक साइन नहीं किया है। कि जैसे कि यहाँ से तिब्बत है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मतलब भारत आ जाता है, तो ये ट्रांस बाउंड्री अभी तक ये रिवर ट्रीटी साइन नहीं किया हुआ है। चीन का जो नीति है कि ये पानी है एक रणनीतिक संसाधन है और इसे हम यूज कर सकते हैं। 2000 के बाद चीन ने यांगसे, येलो और ब्रह्मपुत्र पर तेजी से डैम बनाना शुरू कर दिया है। ब्रह्मपुत्र के ऊपर चीन के पहले 3 डैम ऑलरेडी बन चुका है। जैंगमू, डागू और जियाक्सू पहले ही बना चुका है। ये वाला जो बात कर रहे हैं ये यांगलू सांपो है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे यहाँ पे आता है। ऑलरेडी ये वाला जो पॉइंट है इस पर 3 डैम बना हुआ है। डागू, जैक्सू, जांगसमू ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। ये देखो ये वाला पॉइंट है 1 2 3 ये 4 डैम बना हुआ है। अब ये यहाँ पे देखिए जस्ट अरुणाचल प्रदेश है, इसके जस्ट ऊपर में अब ये वाला डैम बना रहा है जिसे मेडांग डैम के नाम से जाना जाएगा। अब भारत की इसमें प्रतिक्रिया आना लाजमी है, क्योंकि भारत ने चीन से डेटा साझा करने की मांग की है। जैसे पानी का बहाव कब किया जाएगा, वर्षा, जल स्तर, इन सबके डेटा उनसे मांगने की बात किया है। पहले ये देता भी था। 2013 और 2017 में जब डोकलाम और सिक्किम का जो टकराव हुआ था उसके बाद भारत को चीन ने डेटा देना बंद कर दिया है। इससे भारत की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में ऊपर सियोंग रिवर पर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की घोषणा की है और वहां पे बनाना शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक वो बनी नहीं है। 2022 में भारत ने राष्ट्रीय जल आयोग और विदेश मंत्रालय के तहत एक संयुक्त रणनीति पर काम भी किया है। ये वाला जो बात कर रहे थे
अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश पर बना रहे हैं। कौन? भारत के द्वारा बना रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि अगर ये पानी यहाँ से आ रहा है सत्य से होते हुए, ये अगर ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, अगर डैम बनाते हैं वहां पे तो थोड़ा पानी को रोक सकते हैं अचानक अगर पानी आता है तो। अब देखते हैं इससे पर्यावरण और स्थानीय प्रभाव क्या हो सकता है। इतने बड़े डैम हैं और ये डैम कहाँ बनाया जा रहा है? याद रखना, ये डैम है वो हिमालय में बनाया जा रहा है। तो चीन अपनी मर्जी से ही इसे इस पानी को रोक सकता है और बहा सकता है। ऐसे में क्या होगी? बाढ़ और सूखा का खतरा होगी, पर्यावरण प्रभावित होगी, वहां के वन्य जीव इससे प्रभावित होगी। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, हिमालय में एक टेक्टोनिक प्लेटों के बीच ये बना रहे हैं, तो ये जब प्लेटें आपस में टकराएगी तो क्या है, एक तरह से भूकंप भी ला सकती हैं, तो भूकंप का भी खतरा यहाँ पे बन सकती है, ये याद रखना पड़ेगा। क्योंकि अब चाइना क्लेम कर रहे हैं कि नहीं, हम यहाँ पे इंजीनियरिंग के द्वारा सब चीज ऑलरेडी पूरा काम कर चुके हैं कि यहाँ पे भूकंप रोधी जैसे हम इसे बनाएंगे, इससे पर्यावरण को किसी तरह से नुकसान नहीं होगी। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हिमालय पर जहाँ पे ऑलरेडी भूकंप इलाके हैं, ऑलरेडी वहां पे अन्य खतरे हैं, वहां पे इस तरह से बांध बनाना किसी तरह से लाजमी नहीं है। इससे पर्यावरण और स्थानीय प्रभाव होगा। इसमें से जो नदी है वो प्राकृतिक धारा बदल सकती है, क्योंकि जो धारा में बहा के आ रही है वो कहीं और रुक ले सकती हैं, इससे बाढ़ आने का खतरा हो सकते हैं और कई इलाकों में सूखा आ सकते हैं। असम और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य बाढ़ और पानी की कमी के लिए ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय की जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो सकती है। पर्यावरणीय असंतुलन से वन्य जीवों को प्रभावित होगा, जैसे कि गैंडो हो गया, डॉल्फिन हो गई, मछलियां हो गई, इनको ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी पर यानी उसकी जो सहायक नदी है उस पर हम कौन कौन से ऐसे डैम बनाए हैं भारत के द्वारा, वो ऑलरेडी उस पर चली जा रही हैं। जैसे कि सुबनसिरी नदी, उस पर सबसे बड़ी परियोजना बनी हुई है, 2000 मेगावाट की यहाँ पे डैम बनी हुई है। रंग नदी पर भी अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे तवांग नागालैंड में, उमियाम मेघालय में, कापिली हांडोंग ये सब असम मेघालय सीमा पर बनाई गई हैं। कार्बी लांगपी ये असम पे बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर ये सब डैम बनी हुई हैं ऑलरेडी, लेकिन अभी जस्ट ब्रह्मपुत्र के नदी के ऊपर बना रहे हैं, तो इसको भी ये क्या हो सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। ये वाला जो अगर पानी यहाँ पे नहीं आया, अगर अचानक पानी आया तो ये वाला क्षेत्र भी, आसपास के क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के बारे में। क्या चाइना के ऐसे कोई नीति है जो अंतरराष्ट्रीय नियमों का पालन करता है? तो इंटरनेशनल लॉ है 1997 का, इसमें बताया गया है कि चीन इसका हिस्सा नहीं है। ये चीन का मानना है कि पानी उसकी डोमेस्टिक सॉवरेनिटी का मामला है, यानी वो वाला उनके देश का मामला है, तो वो अपने अपने हिसाब से ही यूज कर सकता है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के लिए चिंता का विषय बन सकता है। अब भविष्य में क्या हो सकता है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि भविष्य में भारत को सूचना के अभाव अगर होता है तो उस समय अचानक बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है, और अगर नहीं सामना करना पड़ेगा, रोक के रखेगा, तो सूखा का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह से भारत की चिंता ज्यादा हो जाती है। पानी की मात्रा में कभी कमी से कृषि और पेयजल जैसी संकट उत्पन्न हो सकती है। भारत को स्ट्रेटेजिक डैम और डेटा नेटवर्क विकसित करना होगा। भारत बांग्लादेश संबंधों पर असर हो सकता है। आने वाले समय में वाटर वार के नाम से इसे जाना जाएगा, क्योंकि ये कहीं भारत भविष्य में जल संकट का एक बड़ा जियो पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। अब बात करते हैं इसका समाधान और सुझाव क्या हो सकता है। अगर चाइना ने यहाँ पर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना दिया है, तो आने वाले समय में इसका क्या समाधान निकाले और क्या सुझाव निकाले, ताकि भारत बांग्लादेश जैसे देशों में बाढ़ और सूखा जैसी समस्या से बचा जा सके। चीन के साथ हमें वाटर शेयरिंग ट्रीटी की मांग करनी चाहिए। अगर वो कहाँ से वाटर लिए जा रहे हैं, कहाँ पे डैम बनाए जा रहे हैं, कब पानी छोड़ेगा और कब इसे रोक के रखेगा, इसके बारे में हमें मांगने की जरूरत है। यानी भारत और चाइना के बीच वाटर शेयरिंग ट्रीटी होनी चाहिए। उसी तरह से सैटेलाइट बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, इसे मजबूत करना होगा, सैटेलाइट के माध्यम से देखना होगा। नॉर्थ ईस्ट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और नदी जोड़
योजना पर ध्यान देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देखा जाए तो पारदर्शिता और जिम्मेदारी की मांग होनी चाहिए कि वास्तव में चाइना द्वारा किया जा रहा जो इस तरह से प्रोजेक्ट है उसकी मांग उठनी चाहिए कि वास्तव में ये बाढ़ और सूखा का कारण बन सकता है। आपसी वार्ता और सहयोग एकमात्र शांतिपूर्वक रास्ता है। दोनों देशों को आपस में बात करना होगा, आपस में एक वाटर शेयरिंग ट्रीटी साइन करनी होगी और सैटेलाइट बेस्ड वाटर मॉनिटरिंग करनी होगी, तो ये एक अच्छे काम हो सकता है। बात करते हैं अब कंक्लूजन की। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र एक सिर्फ नदी ही नहीं है, ये हमारी संस्कृति, कृषि और सुरक्षा से जुड़ी हुई एक जीवन रेखा भी है। चीन का डैम प्रोजेक्ट हमें याद दिलाता है कि भविष्य की जो लड़ाई है पानी के लिए हो सकती है। समय आ गया है कि भारत इसके लिए न केवल कूटनीतिक स्तर पर बल्कि स्थानीय स्तर पर भी पर्यावरणीय संरक्षण के लिए भी तैयार करे। ऐसे में एक ऐसी बात उड़ जाता है कि भारत ने जिस हिसाब से पाकिस्तान को पानी देने के लिए सिंधु नदी पर बांध बनाया और सिंधु नदी के पानी को रोका, उसी तरह से चाइना भी ब्रह्मपुत्र नदी पर अपना एक डैम बना के भारत को पानी देने से रोक सकता है। कि जिस हिसाब से भारत ने पाकिस्तान के लिए किया उसी तरह से चाइना भारत के लिए किया जा रहा है। तो चाइना और भारत को इसमें एक रणनीतिक स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि दोनों को आपस में मिलकर ये वाले जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें आपस में एक ट्रीटी करनी होगी, वाटर शेयरिंग ट्रीटी करनी होगी, तब ये कहीं जाके अच्छे रास्ता लेगा और आने वाले समय में भारत के लिए भी चिंता का विषय नहीं बनेगी। अभी चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत को चाइना अपना डाटा देना बंद कर दिया है, इसलिए एक चिंता का विषय है। अगर ये हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।